नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एलिस एलेक्स पर। और आप जानते हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से यूपी पीसीएस, आरओ और उत्तर प्रदेश के जितने भी उससे रिलेटेड एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी कराते हैं। आज का हमारा वीडियो उसी से संबंधित हो जाएगा, यानी इंडियन इकोनॉमी से संबंधित हो जाता है हमारा आज का वीडियो। और इसमें आपको टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाते हैं जो आपकी पहली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आपको सभी परीक्षाओं में आपको देखने को मिलते हैं। ये आपके यूपी पीसीएस में भी काम आने वाले हैं। आरओ का एग्ज़ाम की डेट आने वाली है, उसमें भी आपके काम आने वाले हैं। और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड आपके जो भी एग्ज़ाम है सभी में ये वीडियो आपके काम आने वाली है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करेंगे हम आज की वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और चलिए शुरू कर लेते हैं फिर आज का हमारा वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से संबंधित। और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आज के पहले क्वेश्चन की। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा को निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत स्वीकार किया? किसके अंतर्गत स्वीकार किया है? किसके अंतर्गत स्वीकार किया है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाता है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था की जो अवधारणा है वो हो जाती है आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में। जो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की जो अवधारणा है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आ जाती है, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। और जो मिश्रित अर्थव्यवस्था इसका मतलब क्या है, क्या कोई बता सकता है स्टूडेंट? ये जो मिश्रित अर्थव्यवस्था की हम बात कर रहे हैं इसका मतलब क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत दो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, एक और दो। पहली में तो आपकी आ जाती हैं जितनी निजी कंपनियां होती हैं, निजी जो भी होता है निजी स्वामित्व वाली जितनी कंपनियां होती हैं वो आ जाता है। और दूसरे में आपकी जो सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियां आ जाती है वो हो जाता है। ठीक है, तो इन दोनों को जब मिला देंगे तो इन दोनों के मिलने से हमारी बन जाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करेंगे। जो आपका निजी क्षेत्र हो जाता है और एक आपका सरकारी क्षेत्र हो जाता है, इन दोनों को मिलाने के बाद जो क्षेत्र बनता है वो हो जाता है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, वो मिश्रित कही जाएगी। और इसके जनक की भी बात की गई है। जनक आपसे पूछे जाएंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक कौन हो जाते हैं ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा। तो इसके जो जनक हैं ये हो जाते हैं आपके प्रोफेसर जॉन मेनार्ड। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। प्रोफेसर जॉन मेनार्ड जो हैं इनके अर्थव्यवस्था के जनक माने जाते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था के। तो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। किसी तरह का सुझाव देने के लिए भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उससे तात्पर्य क्या है? यही क्वेश्चन आ गया है। और ये क्वेश्चन जो है आपसे कई परीक्षाओं में पूछा गया है। यूपी पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बाद यूपी एलडीए यूडीए में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, और यूपी पीसीएस के 3 बार परीक्षाओं में जो है आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। जो आपकी हो जाती है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का जो स्वामित्व होता है वो हो जाती है आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। ऊपर हमने आपको बता दिया है जो आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है वो किससे संबंधित होती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 3 नंबर। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है क्योंकि इसमें मिश्रण है। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई कई बार आपकी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा? जो भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसमें मिश्रण किसका है? तो ये हम आपको बता चुके हैं, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र जो है इनका मिश्रण हो जाता है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था में। ठीक है, कोई एक क्वेश्चन को एग्जामिनर आपसे कई तरह से पूछ सकता है। अभी 3 क्वेश्चन आपने देखे, तीनों क्वेश्चन की जो आंसर है वो एक ही है, सब में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात की गई है। और ये हमें पता है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के मिलने से जो बनता है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था बनती है। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी 3 क्वेश्चन हम देख चुके हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था से। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा 4 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसका प्रमुख लक्षण कौन सा है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो प्रमुख लक्षण हो जाएगा वो हो जाता है हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये भी आपका यहाँ करेक्ट हो जाता है। और आज जो हम पढ़ रहे हैं ये हम पढ़ रहे हैं अर्थव्यवस्था की जो विशेषताएं हैं ये हम आज पढ़ रहे हैं हमारे चैप्टर के हिसाब से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 5 नंबर। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। जो नियोजित अर्थव्यवस्था है वो किस पर आधारित है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है और इसका करेक्ट आंसर आपको बताना क्या हो जाएगा। गांधीवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था, पूंजीवादी या फिर आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये हम आपको बता चुके हैं जो भारत में नियोजित जो अर्थव्यवस्था है वो दोनों तरह की हो जाती है। ठीक है,
ये हो जाती है आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 6 नंबर, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं और सबका जो आंसर है वो भी यही है, लेकिन क्वेश्चन आपसे किस किस तरह से पूछे जा सकते हैं केवल अर्थव्यवस्था से संबंधित वो आपको दिखाया गया है इसी वीडियो में। तो जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो हो जाती है आपकी विकासशील, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये अल्प विकसित नहीं है और ये विकसित भी नहीं है, पूरी तरह से जो है विकसित नहीं हुए। विकसित की बात करेंगे तो ये आपकी आ जाती है अमेरिका की अर्थव्यवस्था, ठीक है। जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था है वो आपकी विकसित हो जाती है। और विकासशील यानी अभी उसको विकसित होने में जो थोड़ा सा समय लगेगा तो उसको कहा जाएगा विकासशील, ठीक है। विकास की जो श्रेणी में वो अग्रसर है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 7 नंबर, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है। विकास का जो भारतीय मॉडल है वो किसके हितों की सुरक्षा करता है ये आपको बताना है। तो ये जो विकास का जो भारतीय मॉडल है ये आपका व्यक्ति के हितों की सुरक्षा करेगा और राज्य के हितों की भी सुरक्षा करेगा। और इस तरह से जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्यक्ति और राज्य दोनों हो जाते हैं और दोनों दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर सी में। व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों की रक्षा करता है। और उदाहरण के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, उदाहरण के लिए जो है यहाँ आपको दिखाई गई है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था इसका उदाहरण हो जाता है क्योंकि व्यक्तिगत भी हो जाती है और राज्य से संबंधित भी हो जाती है, तभी तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था बनती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 8 नंबर, बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं। जो आपकी बंद अर्थव्यवस्था है उससे आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और इसी तरह के क्वेश्चन आपसे सभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बात की गई है बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज्ड इकोनॉमी की। तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है आपका आयात निर्यात बंद अर्थव्यवस्था, ठीक है। आयात निर्यात जब बंद हो जाता है तो ऐसी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं ना ही तो हम किसी से कुछ खरीदेंगे और ना ही हम किसी को कुछ भेजेंगे, तो वो आयात और निर्यात जो है दूसरे देशों के लिए बंद हो जाता है। तो वहाँ जो है हमारी हो जाती है ये बंद अर्थव्यवस्था। और ऐसी अर्थव्यवस्था जिनमें जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, अंतर्राष्ट्रीय जो पूंजी है उसका हस्तक्षेप नहीं होता है, ठीक है। विश्व के जो देश हैं वो एक दूसरे के साथ व्यापार नहीं करते हैं, तो उसे जो है बंद अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, तो सबसे पहले आपका निर्यात बंद हो जाएगा और आयात बंद हो जाएगा, तभी तो आपका जो है यह बंद अर्थव्यवस्था हो जाएगी। अगर वर्तमान की बात करते हैं, अगर आप ये पूछेंगे कि वर्तमान में जो है वर्तमान में कौन ऐसा देश है जो बंद अर्थव्यवस्था वाला है, तो वर्तमान में ऐसा एक भी देश नहीं है जो बंद अर्थव्यवस्था वाला हो, क्योंकि एक दूसरे के बिना किसी का काम नहीं चलना है। अब आप भारत का उदाहरण ले सकते हैं। भारत जो है चीन से भी सामान लेता है, चीन को देता भी है सामान और चीन से सामान लेता भी है, ठीक है। तो एक दूसरे के साथ जो व्यापार होता है, इसके बाद जो है अमेरिका से भी होता है, रूस से भी होता है, चाइना से भी, उसके बाद जो है जापान से भी होता है, ठीक है। और इनसे जो है व्यापार होता है, यहाँ से कुछ सामान आता भी है और यहाँ से जो सामान जाता भी, ठीक है। यानी कि आयात और निर्यात जो है भारत जो है सभी देशों के साथ करता है, इसलिए भारत की जो है अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था नहीं है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 9 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो कैसी अर्थव्यवस्था है। तो ये आपसे पूछ लिया गया है और इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था ये किस तरह की हो जाएगी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था ये हो जाती है आपकी विकासशील अर्थव्यवस्था, ठीक है। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 11 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। विशेषताएं की जो है बात चल रही है, टॉपिक हमारा आज का विशेषता हो गई है, ठीक है। और यहाँ जो है नीचे दिए गए कूट से जो है सही उत्तर का भी आपको चुनाव करना है। तो यहाँ बताया गया है आपसे, सबसे पहले आपको बताना है कौन कौन सा इनमें से जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट ही आपसे पूछा गया है। कृषि की प्रधानता, तो ये आपका करेक्ट हो जाता है। हमारे देश में जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो कृषि प्रधान देश है, ठीक है। ये हम सभी जानते हैं, कृषि की प्रधानता वहाँ हो जाती है। इसके बाद बात करेंगे उद्योग की जो प्रधानता है वो जो है बहुत कम है। न्यून प्रति व्यक्ति आय, ये भी करेक्ट हो जाएगा। और वृद्ध रोजगारी, ये भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उद्योगों की अगर प्रधानता होगी तो जो बेरोजगारी है वो आपकी वृद्ध स्तर पर नहीं आएगी, ठीक है। तो उद्योगों की जो प्रधानता वो जो है यहाँ पर नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा गलत। तो जिसमें 2 है वो आप काट सकते हैं, ठीक है। तो 2 वाले तो आप सारे काट दीजिए। 2 आपका इसमें आ रहा है, ये कट गया, 2 वाला कट गया, 2 वाला कट गया, लास्ट बचता है आपका 3, यानी ये ही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरह से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के 10 आधारभूत लक्षण कौन कौन से हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हम आपको लिख के दिखा देते हैं कौन कौन से जो है लक्षण हो जाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, ये हो जाता है हमारा जो कृषि की प्रधानता है,
ठीक है। कृषि की प्रधानता हो जाएगी। दूसरे नंबर पर हो जाती है हमारी विशाल जनसंख्या, ठीक है, ये भी एक जो भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत लक्षण है। तीसरे नंबर की बात करेंगे तो ये हो जाता है हमारा निम्न प्रति व्यक्ति आय हो जाएगी। 4 नंबर पर हमारा आ जाता है पूंजी का अभाव, जो हमारे देश में पूंजी का अभाव है, ठीक है। 5 नंबर की बात करेंगे तो कृषि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव हो जाता है, क्योंकि कृषि पर निर्भरता ज़्यादा है, कृषि प्रधान देश हमारा है, ठीक है। छठे नंबर की बात करेंगे तो छठे नंबर पर हमारा असंतुलित आर्थिक विकास हो जाएगा। 7 नंबर पर हमारा आ जाता है हमारा औद्योगिकरण हुआ है वहाँ पर, ठीक है, कुछ औद्योगिकरण हुआ है, लेकिन उसके मामले में औद्योगिकरण के मामले में ये अब भी पिछड़ा हुआ है। और 8 नंबर की बात करेंगे तो आर्थिक कुचक्रों पर जोर हो जाता है। बात करेंगे तो ये हो जाता है जो परंपरावादी समाज है वो हो जाता है हमारा। टोटल 9 आर्थिक आधारभूत लक्षण हो जाते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 12। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? कौन सा लक्षण है? ये 9 लक्षण हमने बताए आपको, तो आपसे यही पूछ लिया गया कौन सा लक्षण जो है इनमें से नहीं है। तो सबसे पहले हमने बताया धन की जो न्यून कार्य क्षमता, ये आपका हो जाता है करेक्ट, ठीक है। ये तो आपकी होती है। प्रति व्यक्ति कम आय है, बिल्कुल ये भी हो जाती है। पूंजी निर्माण की न्यूनतम दर है, ये भी हो जाती है। प्राकृतिक संसाधनों की कमी, तो ये गलत हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों की जो कमी वो नहीं है हमारे भारत में, ठीक है। भारत में प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है। भारत में जो है प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन जो है वो विद्यमान है, ये भी आपको याद रखना है। आपसे पूछा है कौन सा जो है अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है, तो डी हो जाएगा जो भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है। ये 9 लक्षण जो है हमने आपको पहले बताए वो आपको देख लेने हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 13 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील देशों की श्रेणी में लाती हैं? विकासशील देशों की श्रेणी में दर्शाती हैं कौन कौन सी जो है अर्थव्यवस्था, कौन कौन सी विशेषताएं हो जाती हैं, ये आपको बताना है। तो सबसे पहली विशेषता की बात करेंगे, कृषि मुख्य व्यवसाय, बिल्कुल ये आपका करेक्ट हो जाता है। कृषि जो है मुख्य व्यवसाय हो जाता है। परछन बेरोजगारी, ये भी करेक्ट हो जाएगा। परछन बेरोजगारी हो जाती है हमारे भारत में। मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता, ये भी करेक्ट हो जाएगा। मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता भी हो जाती है, ठीक है। प्रोटीन का जो प्रति व्यक्ति सेवन है वो उच्च होना विकसित देशों की अर्थव्यवस्था की एक विशेषता होती है, लेकिन यहाँ पर जो है ऐसा नहीं है, ठीक है। ये विकसित देशों में होता है जब प्रोटीन की जो प्रति व्यक्ति सेवन वो अच्छी होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ जो है प्रोटीन की प्रति व्यक्ति सेवन जो है उच्च नहीं है, ये आपकी निम्न हो जाएगी, ठीक है। आपका जो है आपसे पूछा गया है सही उत्तर, तो सही आपका जिसमें 4 है वो आप इसको काट सकते हैं। 4 वाला जो है ये आपका हो जाता है गलत, ठीक है। और यहाँ देख लेते हैं 4 किस किस में है, तो 4 आपका इसमें ये गलत हो जाएगा। 1, 2 और 3 ये आपके हो जाते हैं सही। तो 1, 2, 3 किस में दिए गए हैं? तो 1, 2, 3 दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर डी में, यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा निम्न में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? जो आर्थिक विकास हो जाएगा इसका प्रमुख कारक कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 हो जाता है और इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका तकनीकी विद और नौकरशाह, ठीक है। ये आर्थिक विकास का एक प्रमुख कारक नहीं, ठीक है। ये आर्थिक विकास हो जाता है, इसका प्रमुख कारण कौन सा नहीं है? तो पूंजी का संचय एवं तकनीक सुधार, ये हो जाता है। जनसंख्या में परिवर्तन भी हो जाता है। विशेषीकृत क्रियाओं गतिविधियों में श्रम विभाजन भी हो जाता है। लेकिन तकनीक विद और नौकरशाह जो है इसका जो है ये उदाहरण नहीं है, ये प्रमुख कारण नहीं है आर्थिक विकास का, तो यही हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 16 नंबर। निम्न में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का अच्छा सूचक है? आर्थिक वृद्धि का अच्छा सूचक है, ये कौन सा हो जाएगा? तो आर्थिक वृद्धि का जो अच्छा सूचक है तो ये हो जाएगा आपका स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। ये हो जाता है आर्थिक वृद्धि का अच्छा सूचक माना जाएगा। जो स्थिर कीमतें होंगे और सकल घरेलू उत्पाद जो यानी जीडीपी जो है वो जीडीपी होगी वो स्थिर कीमतों पर होगी, तो ये हो जाता है आपका आर्थिक वृद्धि का अच्छा सूचक। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 17 नंबर। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है? किसी देश की जो आर्थिक समृद्धि होती है उसका उपयुक्त मापदंड क्या है? तो ये हो जाता है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, ये हो जाता है इसका किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड। इसको मापने का क्या पैमाना है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका जो फॉर्मूला होता है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा जो आपकी प्रति व्यक्ति आय हो जाती है, ठीक है। ये प्रति व्यक्ति आय हो जाएगी। प्रति व्यक्ति आय बराबर ऊपर लिखेंगे राष्ट्रीय आय
और नीचे लिखेंगे आपकी जनसंख्या। ठीक है, इस तरह से जो है आप इसको निकाल सकते हैं। प्रति व्यक्ति आय, ऊपर लिखेंगे राष्ट्रीय आय, बटा में रखेंगे जनसंख्या, तो आपकी जो है प्रति व्यक्ति आय जो है ये निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। आपसे पूछा गया था कौन सा सबसे उपयुक्त मापदंड है, तो ये हो जाता है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। अगला क्वेश्चन हो जाएगा पीपी रेटिंग के आधार पर विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था का स्थान है। पीपीपी रेटिंग के आधार पर विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा स्थान है? तो विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था का जो स्थान है वो दिया गया है आपका तीसरा स्थान। ठीक है, ये तीसरा स्थान है, ये आपका चौथा जो है पुराना क्वेश्चन था। तो ये जो स्थान है ये आपका हो जाता है पीपी रेटिंग के आधार पर विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था का स्थान, तो ये तीसरा हो जाता है। तीसरा अगर भारत का है तो इससे पहले कौन है? तो इससे पहले हो जाते हैं आपके चीन, चीन के बाद आ जाता है आपका अमेरिका, और इसके बाद आ जाता है आपका तीसरे नंबर पर आ जाएगा आपका भारत। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। 3 नंबर पर हो जाएगा पीपी रेटिंग के आधार पर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा संतुलित विकास से तात्पर्य है। जो संतुलित विकास है उससे क्या तात्पर्य है? तो संतुलित विकास से तात्पर्य हो जाएगा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में समान रूप से विकास होता है। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनमें समान रूप से विकास होता है। ठीक है, ये होता है संतुलित। ठीक है, जो भी जिस क्षेत्र में विकास होगा वो भी जो है बिल्कुल सीक्वेंस में चलता रहेगा, तो ये संतुलित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 20। सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का भी चयन कीजिए। सूची को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है और बताना है आपको इनमें से जो है करेक्ट कौन सा हो जाएगा। तो ये जो है सुमेलित करने के लिए दिया गया है आपको बताना कौन कौन सा जो है किससे संबंधित हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे जो आर्थिक विकास दर है। ठीक है, ये हो जाता है आपका आर्थिक विकास दर, तो ये हो जाती है आपकी संरचनात्मक परिवर्तन हो जाता है आर्थिक विकास दर में। ठीक है, ये संरचनात्मक परिवर्तन हो जाता है। आर्थिक वृद्धि की बात करेंगे तो इसका जो तात्पर्य हो जाता है, जो आर्थिक वृद्धि होती है ये हो जाती है आपकी जीडीपी से संबंधित, यानी सकल घरेलू उत्पाद से संबंधित। जो आपका हो जाएगा संपोषित विकास दर जो होगी ये आपकी जीवन की गुणवत्ता से संबंधित हो जाएगी। संपोषित विकास दर जो है ये आपकी हो जाती है पर्यावरण से संबंधित, और जीवन की गुणवत्ता ये आपकी हो जाएगी स्वास्थ्य से संबंधित। ठीक है, इस तरह से जो है आपका एक करेक्ट हो जाता है। ए का 4 हो जाएगा, ए का 4 आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में भी, और इसमें भी 2 आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। इसके बाद बी का 1 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 21 नंबर, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है। तो समावेशी समृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 21, और इसका जो करेक्ट आंसर है तो ये हो जाते हैं आपके अध संरचनात्मक सुविधाओं का विकास हो जाएगा, कृषि का पुनरुद्धार ये भी हो जाता है समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिक उपलब्धता ये भी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। और इस हिसाब से उपरोक्त जो है सभी इसके करेक्ट आंसर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 22, कथन और कारण से जो है आपका क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले कथन की बात करेंगे, वास्तविक राष्ट्रीय आय में निरंतर वृद्धि आर्थिक समृद्धि की घोषक है। तो ये तो आपका करेक्ट हो जाएगा, जो वास्तविक राष्ट्रीय आय में निरंतर वृद्धि होती है वो आर्थिक समृद्धि की घोषक होती है, ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद राष्ट्रीय आय की वृद्धि आवश्यक रूप से प्रति व्यक्ति आय को नहीं दर्शाती है। ठीक है, ये भी आपका हो जाता है करेक्ट आंसर। इस तरह से ए और आर जो है दोनों आपके करेक्ट हो जाएंगे, और आर जो है एक सही स्पष्टीकरण भी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 23 नंबर, निम्न में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है? समावेशी विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है। तो ये होता है राष्ट्रीय आय की जो ऊंची वृद्धि दर होती है इससे समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। ये भी दिया गया है आपका वक्तव्य पर विचार करना है और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का भी आपको चयन करना है। इस तरह के भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं। सबसे पहले आपको जो है आपका जो है समय खराब करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। तो यहाँ से जो है सही उत्तर का जो है आपको बताना है कौन सा इनमें से सही हो जाएगा। तो यहाँ दिया है कथन नंबर ए दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है।
आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयाम जो उपागम है उसकी आवश्यकता होती है। तो ये आपका हो जाता है करेक्ट, एक आपका हो जाएगा करेक्ट। कारण की बात करेंगे, वर्तमान भारत सरकार मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। वो केवल सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रही है, वो जो सभी पर ध्यान केंद्रित कर रही है। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है गलत, और इस तरह से जो है केवल एक आपका सही हो जाएगा और बी आपका हो जाता है गलत। और ये दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर सी में, ए सही किंतु आर जो है ये आपका गलत माना जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 25 नंबर। भारत के संदर्भ में विकास की हिंदू दर का विचार किसने दिया था? हिंदू दर का जो विचार है वो किसके द्वारा दिया गया है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाते हैं राजकृष्ण। ठीक है, इनके द्वारा विकास की हिंदू दर का विचार दिया गया था। ठीक है, और ये कब की बात है? तो इन्होंने दिया था ये 1981 में। ये ईयर आपको याद रखना है। ये दिया था हिंदू दर का विचार, प्रोफेसर हो जाते हैं राजकृष्ण, इन्होंने 1981 में दिया था। ठीक है, इनका क्या मानना था? तो इनका मानना है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो निम्न आर्थिक समृद्धि के संतुलन जाल में उलझ कर रह गई है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना, ये ऐसा इनका मानना था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 26 नंबर। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था? ठीक है, किसके द्वारा दिया गया था रोलिंग प्लान का सुझाव? तो जो रोलिंग प्लान का सुझाव है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे कई बार पूछा गया है। तो जी मिडल द्वारा दिया गया था आपका रोलिंग प्लान का सुझाव, और ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। और रोलिंग प्लान को जो है एक नाम से और जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है अनवरत योजना। ठीक है, एक हो जाती है आपकी अनवरत योजना, इस नाम से भी जाना जाता है आपका रोलिंग प्लान को। ठीक है, और ये जो है आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देशों को योजनागत विकास हेतु तो गुरनान मिडल के द्वारा, जी मिडल इसको कहा जाएगा, गुरनान मिडल, इन्होंने इसका सुझाव दिया था। ठीक है, किसने दिया था रोलिंग प्लान का सुझाव? जी मिडल के द्वारा। पूरा नाम है इनका गुरनान मिडल। में जनता पार्टी की सरकार थी और इन्होंने 5वीं पंचवर्षीय योजना को एक वर्ष पहले ही समाप्त करके 1978 को, कब आ जाती है ये अनवरत योजना? तो ये आ जाती है 1978 में। ठीक है, 1978 को रोलिंग प्लान को लागू कर दिया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, कब लागू हुआ था ये आपसे पूछा जाता है सभी परीक्षाओं में। ठीक है, तो अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान ये 1978 में लागू किया जाता है जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। उस समय चल रही थी आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना। और चलिए दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें बता सकते हैं। तो आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, और इनकी फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।